हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है जो रीसेंट एस्केलेशन हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो वार है 2025 के हवाले से। ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे हुई, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या इवेंट्स हुए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इस वार ने दुनिया को क्या मैसेज दिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से और इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो आइए चलते हैं, इस सारे जो इवेंट्स थे इसका एक पोस्टमार्टम करते हैं। तो हमारे टॉपिक का टाइटल है पाक इंडिया वार 2025 अ स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू। सबसे पहले जी, पहलगाम अटैक होता है 22 अप्रैल को जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक होता है इंडिया के इलाके पहलगाम, जो कि सियाती मुकाम था। वहाँ पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, अराउंड 26 पीपल किल्ड होते हैं। तो उसके फ़ौरन बाद इंडिया पाकिस्तान को एक्यूजेशन करने लग जाता है कि ये पाकिस्तान है इसके पीछे, ये लोग पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए थे। तो पाकिस्तान ने उसकी रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने उससे इंडिया से कुछ सबूत मांगने चाहे कि आप हमें सबूत दें, हम कैसे इन्वॉल्व हैं। इंडिया खामोश रहा। फिर पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि आप जो हैं तो हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसकी इंक्वायरी करवा देते हैं। फिर इंडिया खामोश। फिर पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि हम किसी थर्ड कंट्री से, फॉर एग्जांपल यूएस या यूरोपीय यूनियन, किसी और से इसकी इंक्वायरी करवा देते हैं। अगर हम शामिल हुए तो वो थर्ड पार्टी होगी, वो डिसीजन देगी। इंडिया ने इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके साथ साथ इंडिया जो है मिलिट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान की तरफ बढ़ाता रहा बॉर्डर एरिया में, और साथ थ्रेट्स देता रहा कि हम अटैक करेंगे। और साथ एक ऐलान किया उन्होंने कि हम जो आपका ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960s से इंटैक्ट है, उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। जो कि यूनिलेटरली उसको इंडिया नहीं ख़त्म कर सकता। उसकी डिटेल्स अलग हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी डिटेल्स मौजूद हैं अलग से टॉपिक में। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था कि पानी तो सर्वाइवल है। तो उसके बाद जो जंगी सूरत हाल है वो बढ़ती गई। बिलाखिर जो है ये मई में आकर, ये 5-6 मई को ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उसके इवेंट्स हैं, पहले इवेंट्स देखते हैं। इंडिया एक्यूज पाकिस्तान एक्सटर्नलाइजिंग द थ्रेट। इसको एक्सटर्नलाइजिंग द थ्रेट कहते हैं। जब आप कोई एलिमेंट हो आपकी कंट्री के अंदर और आप बोलेंगे इसके पीछे फ़लाँ कंट्री इन्वॉल्व है। इंडिया का ये आदत हो चुकी है, पहलगाम से पहले पुलवामा था, उससे पहले उड़ी वगैरह, ये सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान को देता रहा है, जबकि कोई ठोस सबूत जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वो आज तक नहीं दिया गया। इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान फॉर द अटैक। दिस हैज़ बिकम अ कॉमन टैक्टिक फॉर इंडिया। वार हिस्टेरिया वाज बिल्ड बाय इंडियन मीडिया एंड पॉलिटिकल सर्कल्स। इंडियन जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनकी तरफ से भी एक हिस्टेरिया क्रिएट किया गया वार, और जो इंडियन मीडिया है जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो वो तो उनकी तो एक हैजानी सी कैफियत थी। नंबर 2 ये भी आते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इवेंट। इसमें 3 सब हेडिंग्स है, इसको देखते हैं। इनिशियल एयर टू ग्राउंड अटैक्स। इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, जैसे मुरीद के, जैसे बहावलपुर, मुजफ्फराबाद के कुछ एरियाज़, 5-6 एरियाज़ में। इंडिया उससे ज़्यादा क्लेम करता है कि हमने 9-10 पे किया, लेकिन 5-6 एरियाज़ पे अटैक किया इंडिया ने, और यहाँ पर बहुत सारी शहादतें हुई। एक मस्जिद शहीद की गई और इनोसेंट लोग, 5-6 साल के बच्चे और इसके अलावा ख़वातीन भी फौत हुई। तो इंडिया ने राफेल यूज़ किए, लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था फॉर इंडिया। पाकिस्तान ने फ़ौरन रिस्पांस किया, उसी दौरान जैसे राफेल आए पाकिस्तान पे अटैक किया, और फ़ौरन पाकिस्तान की जो एयर फोर्स थी वो एक्टिव थी, उन्होंने उनको कैप्चर किया, और 5 जहाज़ उसी एक ही इंसिडेंट या एक ही नाइट में उनके गिरा दिए, जिनमें राफेल भी शामिल है, जो कि इंडिया जिसको बड़ा प्राउड फील करते हैं कि वी हैव राफेल। तो पाकिस्तान ने यूज़ किया उसमें JF-17 थंडर एंड J-10, जो कि PL-15 मिज़ल्स यूज़ किए पाकिस्तान ने, जो कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, और राफेल फ्रेंच टेक्नोलॉजी है। सिविलियंस मारे गए पाकिस्तान में, शहीद हुए, जबकि इंडिया का क्लेम है कि हमने आतंकवादी यानी टेररिस्ट मारे हैं। उसके बाद दूसरा इवेंट है जी डॉग फाइट, जो कि जहाज़ों के दरमियान हो रहा है। पाकिस्तान के जेट्स जा रहे हैं, उनके जेट्स आ रहे हैं, वायलेशंस भी हो रही होंगी स्पेस की। इंडिया ने तो फॉर श्योर वायलेशंस की। तो उस दौरान अराउंड 120 जेट्स
की लड़ाई मतलब डिफरेंट सिनेरियोज़ में होती रही, क्योंकि काफ़ी लेंथी बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, मोर देन 2000 किलोमीटर्स। पाकिस्तान क्लेम्ड 5 इंडियन जेट्स वर डिस्ट्रॉयड, जो कि इंडिया ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि आज मैं 12 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट जो हैं इन्वॉल्व थे, वो उसमें मिग 30 था, मिराज था और राफेल थे। ये तीनों गिराए हैं पाकिस्तान ने, और ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। इसके अलावा तीसरी ड्रोन अटैक्स थे। इंडिया ने यहाँ पर बेतहाशे ड्रोन अटैक्स किए, पाकिस्तान में ड्रोन्स छोड़े, जो कि कुछ सर्वेलेंस के लिए थे, कुछ के साथ मिज़ल्स भी थे, कुछ और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई। पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रोन्स गिराए, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, आर्म फोर्सेस ने गिराए, लोगों ने गिराए। लेकिन उसमें एक बात थी कि ड्रोन्स बहुत सारे हमारे बॉर्डर से आगे आकर सेटल्ड एरिया में आ गए, लाहौर में दिख रहे थे, रावलपिंडी में स्टेडियम के पास गिरा। तो उनकी टेक्नोलॉजी ये थी कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, बॉर्डर पे क्यों नहीं गिरा रहा। वो उसकी जब के बाद में जो डिटेल है कि जो ड्रोन्स हैं वो लेस कॉस्टली हैं और आपका एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली है, और उसके साथ आप उनको अगर मारते हैं तो ड्रोन इतना नुकसान नहीं देता जितना आपको इकोनॉमिकली हो रहा है। और इसके साथ साथ वो जो ड्रोन्स हैं उनकी सर्वेलेंस है। और एक ड्रोन था जिसे कामिकाज़ी इसका नाम है, जो कि ख़ुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जब उसकी बैटरी लो होती है, वो वापस नहीं जाता। तो इसलिए पाकिस्तान उसको नीचे आने दे रहा था और उनको मार रहे थे। सेम वहाँ भी ऐसा होता होगा, जो कि पाकिस्तान ने यहाँ से ड्रोन्स ऑब्वियसली छोड़े हुए थे उनकी तरफ भी जब वार शुरू थी। अब तीसरी मेजर हेडिंग की तरफ आते हैं जी, वार एंड अटैक्स। इंडिया ने एयर टू ग्राउंड हिट किया। ये जो मदारिस पे, मसाजिद पे हुए अटैक्स, ये इसमें सिविलियन टारगेट्स हुए। पाकिस्तान ने एयर टू एयर एंगेजमेंट की उसी वक्त जिसमें उनके राफेल गिरे। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ग्राउंड टू ग्राउंड स्ट्राइक्स भी की, जैसे श्रीनगर में पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने वहाँ पर उनकी जो छावनी है उसे तबाह किया, जबकि इंडिया अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अवेटिंग एविडेंस उनकी तरफ से। पाकिस्तान ने ग्राउंड फोर्सेस की तरफ से जैसे फतह-1 मिज़ाइल छोड़ा, जिसकी वजह से इंडिया, जिस मेन रीज़न थी कि पाकिस्तान की रिटेलिएशन थी, और ये फतह-1 और पाकिस्तान के एयरफोर्स के कॉम्बैट की वजह से ही फिर उसी दिन वो जंग रुक गई। वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी थी जी ये, इसका जो मेन इवेंट था। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी, जैसे आप JF-17 थंडर कह सकते हैं, J-10 कह सकते हैं, और पाकिस्तान मिज़ल्स भी उनकी यूज़ कर रहा था। और इंडिया के पास रशियन एंड फ्रेंच एंड इज़राइली टेक्नोलॉजी थी। इंडिया ड्रोन्स इसराइल के यूज़ कर रहा था, राफेल फ्रांस का है, मिराज फ्रांस का है, और जो मिग जो है वो रशिया का है। तो इस तरह की ये लड़ाइयाँ जारी थीं। और आप इस दौरान देखते हैं कि क्योंकि आज की दुनिया तो बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, जैसे ही खबर आई कि राफेल गिर गया, और तो राफेल बनाने वाली जो कंपनी है, ये नीचे आपको नज़र आ रही है, डसॉल्ट एविएशन, इसकी जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में वो गिर गए अराउंड 10%। और जो JF-17 थंडर बनाने वाली चाइनीज़ कंपनी है एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट को लिमिटेड, इसके शेयर्स 62% के करीब बढ़ गए। मतलब दुनिया देख रही थी कि कौन सी टेक्नोलॉजी कामयाब हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक कंपैरिजन किया जाए तो इकोनॉमिकली तो इंडिया बहुत बड़ा एक जायंट है, $85 बिलियन उनका डिफेंस बजट है, जबकि उनकी कंपैरिजन में पाकिस्तान का जो बजट है डिफेंस बजट $10 बिलियन के अराउंड है। लेकिन पाकिस्तान की जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स था, या उसके ऊपर उन्होंने जो पाकिस्तान ने उनको कॉम्बैट किया, वो बड़ा टैक्टिकली किया। डिस्पाइट इकोनॉमिक डिफरेंसेस, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्डेड इफेक्टिवली। अब 2019 में जब पुलवामा हुआ था, तो उस टाइम इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट में आकर पेलोड गिराया था, और फिर वो वापस चले गए थे। और उसके कुछ घंटों बाद, 1-2 दिन बाद, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया था, जिसमें अभिनंदन साहब भी गिरफ़्तार हुए थे। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन इस दफ़ा इंडिया सरप्राइज़ हो गया कि पाकिस्तान की तरफ उनके राफेल जैसे ही आए तो पाकिस्तान ने उसी टाइम मार गिराए। ठीक है, अगर ये जंग चलती जाती तो फिर लास्ट ऑप्शन जो था वो न्यूक्लियर एक्सक्लेशन ही था, जो कि नहीं होना चाहिए। नैरेटिव बिल्डिंग थी जी। उसके साथ इंडियन मीडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टेरिया बिल्ड किया। आप इंडियन मीडिया में सोच रहा हूँ कि इंडियन
सेंसिबल लोग भी हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वो कैसे इस मीडिया को बर्दाश्त करते हैं कि वो एक तरह से वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पोर्ट कासम कराची बंदरगाह तबाह कर दी गई है, लाहौर पे कब्ज़ा हो गया, बावलपुर ख़त्म हो गया है, और जबकि यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल था। और वो लोग बिलीव कर रहे होंगे, मतलब एक मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके सोर्सेज होते हैं, वो अगर कोई ख़बर चलाते हैं उनके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, जबकि आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ नॉर्मल है। पाकिस्तानी मीडिया ने कंपैरेटिवली काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की उनके मुकाबले में। इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ़ की कि पाकिस्तान में सेंसेशनलिज्म कम थी या न होने के बराबर थी इन कंपैरिजन विद इंडिया। अब डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे अगर हम आ जाएं तो इंडिया की एक्यूजेशंस थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है पहलगाम में, जिसमें कि कोई इंटरनेशनल रिस्पॉन्स उनकी तरफ नहीं आया। यूएस, रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज डिड नॉट सपोर्ट इंडिया स्टांस कि आप ठीक है, आप सबूत दें तो फिर बाद की बात होती है ना। इंडियाज़ पॉलिटिकल अप्रोच फेल टू गेन डिप्लोमेटिक सपोर्ट। और फिर जब ये टाइम शुरू था इस तरह के एस्केलेशन का, तो इंडिया के जयशंकर साहब कहते हैं कि वी लुक फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा कि आप इसको ख़त्म करें, इस तरह के हिस्टेरिया ख़त्म करें, आप माहौल को नॉर्मलाइज़ करें, तो उन्हें गुस्सा आ रहा था कि हमें पार्टनर्स चाहिए, आप हमारा साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें ज़्यादा सिखाएं मत, हमें पता है। Instead of gaining supporters, India was perceived as aggressive nation, aggressive country कह लें, कि वो एग्रेशन शो कर रहा था। पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उसमें सबसे पहले टर्की ने किया, पाकिस्तान के साथ साथ उनके साथ साथ ही चाइना ने भी किया। चाइना की तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूज़ हो रही थी। आज़रबाईजान ने ओपनली सपोर्ट किया, बांग्लादेश में से भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी पाकिस्तान की जानब। तो इन कंट्रीज़ ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, जबकि इंडिया को ओपनली कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। इजरायली टेक्नोलॉजी उनके पास थी या फ्रेंच टेक्नोलॉजी उनके पास थी, लेकिन वो ख़रीदी हुई थी पहले से। मीडिएशन ऑफ़र्स के लिए जो ऑफ़र्स इंडिया के पास आई, वही ऑफ़र्स पाकिस्तान के पास आई। सऊदी अरेबिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया जाता है, वो फिर पाकिस्तान आता है कि आप नॉर्मलाइज़ करें। वो दोनों की तरफ उनकी ऑफ़र बराबर थी। यूएई का भी ये हिसाब था। यूएस ने ऑफ़र की, डिप्लोमेटिक ऑफ़र की कि आप ख़त्म कर लें, और एट द एंड यूएस ही सक्सीड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हुई हैं कि 4:30 बजे के बाद कोई जंग नहीं होगी या सिस्टम नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। तो ग्लोबल अप्रोच जो थी वो डी एस्केलेशन एंड पीस की तरफ थी। अब ये इवेंट्स हो गए सारे, आपको बता दिए शुरू से कैसे पहलगाम अटैक हुआ, कैसे कैसे चीज़ें ऊपर को गई और क्या क्या इवेंट्स हुए। अब मैसेज क्या है इसका पाकिस्तान की तरफ से? हम जो जी जनरेशन्स हैं, जो 90s के जो जनरेशन्स हैं, हमने पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने डिफरेंट ग्राउंड्स में हमने सक्सेस बहुत कम देखे। हमने इकोनॉमिक इश्यूज देखे, हमने ज़लज़ला देखा, हमने कोरोना देखा, हमने क्रिकेट के मैदान में बहुत सारी हार देखी। जंग फॉर्चुनेटली कह लें, हमारे सामने कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन ये पहली दफ़ा इवेंट्स बहुत ज़्यादा रेज हुए, लेकिन पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल रहा। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं, जो कि इंटरनेशनली भी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान ग्लोबल इमेज, पाकिस्तान अ न्यूक्लियर पावर शोन एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। पाकिस्तान ने कोई भी एस्केलेशन पहले नहीं की। सुपीरियर मिलिट्री परफॉर्मेंस डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, पाकिस्तान के पास डिफेंस बजट या उस तरह की टेक्टिकल सपोर्ट या उतनी बड़ी तादाद में, उनकी 20-25 लाख आर्मी के मुकाबले में हमारी आर्मी तो आधे से भी कम है उनके। ये सारा कुछ कम लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से उनको फ़ौरन रोक दिया गया। कमिटेड एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, और इस ताकत के बावजूद पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत पहले नहीं की कि चीज़ें जंग की जानब जाती। नेशनल यूनिटी इन क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर हर कंट्री के अंदर होता है, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, मल्टी पोलैरिटी होती हैं, रीजनल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इस टाइम पर सारे इकट्ठे हो गए पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के साथ। क्विक नेशनल कोहेजन डिस्पाइट इंटरनल डिस्कॉर्ड, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड आर्म फोर्सेस यूनाइटेड अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंडियाज़ ग्लोबल परसेप्शन जो थी, सीन एज एग्रेसर, एक्सपेंशनिस्ट एंड अनस्टेबल। इंडिया, पहले आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, उनकी बहुत बड़ी इकॉनमी है,
लेकिन ये उनकी एग्रेशन शो करके कोई भी उनके साथ ओपनली नहीं आया। डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड रीजनल पीस, मतलब इंटरनेशनल लॉ होता है आप दूसरी की सॉवरेनिटी को कैसे चैलेंज करके उनके इलाके के अंदर जाकर किसी को हिट कर सकते हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आती। अगर ये कोई भी कंट्री दूसरे के सॉवरेनिटी को या टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ब्रीच करके अंदर जाकर वो अटैक करते हैं तो दैट्स नॉट गुड, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। क्वेश्चनिंग इंडियन रैशनैलिटी, मतलब उनकी रैशनैलिटी भी क्या क्वेश्चन है। इंडिया एक्ट्स विदाउट क्रेडिबल एविडेंस और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, नंबर 1। दूसरा, बिहेवियर परसीव्ड एज इम्पल्सिव एंड इर्रेशनल, जैसे उन्होंने एक पूरा एक फिनोमेना बिल्ड किया, एक रैशनल उसके पीछे नहीं था और उनकी मीडिया ने उसे सपोर्ट किया और वो चढ़ दौड़ी जी। फ्लॉज इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड मीडिया, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। आप अगर उनकी वोट बैंक को देखें, मोर देन 90 करोड़ पीपल उनको वोट देते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम चलता है। लेकिन मतलब कुछ रैशनल भी होना चाहिए उसके पीछे कि आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं और न्यूक्लियर एक कंट्री को आप थ्रेट कर रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, आप बदले में खुद भी तबाह हो सकते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी क्रिटिसाइज्ड एज सुपरफिशियल, स्टेट कंट्रोल ओवर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, मीडिया पोर्ट्रेड एज जिंगोइस्टिक एंड इंटॉलरेंट, जो कि उनकी हुकूमती पार्टी कह रही थी, मीडिया वही कर रहा था। इंडियन मिलिट्री वर्सेस रियलिटी, इंडियन मिलिट्री इफेक्टिवनेस क्वेश्चनड, जारी बात है मिलिट्री फेलियर ही है ये सारी जंग में उनकी। मिसकॉन्सेप्शंस ड्यू टू बॉलीवुड ग्लोरिफिकेशन, उनकी आप मूवीज़ देखें तो मूवीज़ में तो उन्होंने कई दफ़ा पाकिस्तान को फतह कर लिया है, पाकिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ शख्सियात को उठा कर ले गए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेशंस करके वो वापस हो गए हैं और पाकिस्तान को पता ही नहीं चला, पाकिस्तान सोया हुआ था इन बॉलीवुड। बट इन रियलिटी इमेज ये है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक दिन रिटेलिएट किया तो उसी दिन इंडिया ने कहा कि ठीक है जी, अब हम मज़ीद जंग नहीं चाहते। चाइनाज स्ट्रेटेजिक एज, चाइनीज़ जेट्स एंड मिसाइल्स डीम सुपीरियर टू यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, चाइना का जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि पीछे भी मैंने डिस्कस किया कि उनकी शेयर्स बढ़ गए, उनकी अफादियत बढ़ गई। इससे पहले ऐसा था कि कभी भी राफेल को या JF-17 थंडर को आप डॉग फाइट में नहीं देखते, कि कोई जंग ही नहीं हुई, कोई बड़ी जंग माजी करीब में पिछले 30, 40, 50 सालों में कि आप राफेल देख रहे हो तो उससे JF-17 आ रहा है या F-16 भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसी बड़ी फ़ाइट पहली दफ़ा हुई जिसमें राफेल नाकाम होता नज़र आया ड्यू टू इंडियन पायलट्स, जो कोई भी उनकी कह लें कि उनकी स्किल्स नहीं थी या उनकी ट्रेनिंग नहीं थी या वटेवर, टेक्निकली वो कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर JF-17 थंडर एंड J-10 का जो अपर हैंड नज़र आ रहा है कि ये कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो लिहाजा दुनिया की नज़र पाकिस्तान के थ्रू चाइना की तरफ पड़ी कि ये जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है ये बड़ी करामत चीज़ है और फ्यूचर चाइना का हो सकता है। या यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ वो सोच रहे होंगे कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करना है। और इसका एक और फ्यूचर ये हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना के जो टाइज़ हैं मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे और इंडिया भी अपनी जो फेलियर है उसको दोबारा रिव्यू करेगा। तो बहरहाल जो इवेंट्स थे वो ख़त्म हो चुके, मैसेज भी आपके सामने है। उम्मीद है इससे रैशनैलिटी पैदा होगी दोनों तरफ से, जहाँ से भी कुछ गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को ख़त्म किया जाएगा और इंडिया दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि जिसकी वजह से उनका 150 करोड़ आबादी हमारी 25 करोड़ आबादी ख़तरे में पड़े। क्योंकि एक दफ़ा जंग स्टार्ट हो जाए और वो एस्केलेट होते होते न्यूक्लियर की तरफ अगर चली गई तो फिर किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।